हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या सभी को। कैसे हैं फ्रेंड्स? मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आइए, आपका टाइम हो चुका है, बज रहे हैं शाम के 5। जिन भी लोगों ने 4 बजे वाली क्लास को नहीं देखा ज़रूर देख लेंगे। आपकी संस्कृत की क्लास हुई थी, काफ़ी कुछ नया बताया गया था, तो मैंने आपको वहाँ पर अपडेटेड दी है। टेलीग्राम से कनेक्टेड रहिए तो आपको हर एक चीज़ पता चलती रहेगी। आज यहाँ पर हम पढ़ेंगे अभी फ़िलहाल के लिए हिंदी। कल हमने हिंदी भी की थी और हिंदी का जो टॉपिक चल रहा था उसमें कुछ टॉपिक लेफ्ट रह गए थे, उनके आज कवर करना है हमको, क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले आपका हिंदी और संस्कृत कवर करवा दें, फिर हम दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उनकी तरफ आगे बढ़ें, ताकि क्योंकि अब हमें चीज़ें कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना है। आप जुड़े हैं तो शालिनी क्लासेस के साथ। मैं हूं शालिनी, स्वागत कर रही हूं आप सभी का यहाँ पर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। बहुत सारे लोग आज पहली बार आ रहे होंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा। नाम है शालिनी क्लासेस। और एक काम और करना है, वीडियो को एंड तक देखना, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। एक छोटा छोटा फीडबैक भी आप देते ही जाइए, क्योंकि आपके छोटे छोटे फीडबैक मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं उसी से मोटिवेटेड रह के आपके लिए बहुत सारे अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करती हूँ, ताकि आपको हर एक चीज़ जेन्युइन और शॉर्ट टाइम में बताऊँ। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यही देखने को मिलेगी कि मैं आपको हर एक चीज़ शॉर्ट टाइम में बताने का प्रयास करूँगी, कम समय में ज़्यादा चीज़ आपको बताऊँगी। ये बात ध्यान रखिएगा। आपको डेली क्लासेस यहाँ पर टाइम टू टाइम मिलेगी, एक शाम को 4 बजे और 5 बजे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये है हिंदी, 25 नंबर का पेपर है। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6। 5 चैप्टर हमने पूरा कर लिया है। हिंदी में आपके पूरे सिलेबस में सिर्फ 6 चैप्टर है, सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर है। ये चैप्टर लास्ट होगा और आज ये हिंदी की क्लास भी लास्ट होगी। अब तक जितना भी मैंने पढ़ा दिया है आज ये लास्ट है। हिंदी हम यहाँ पर ओवर करेंगे। हिंदी का कोर्स आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई टॉपिक रह जाता है या मैंने नहीं पढ़ाया है, नहीं बताया है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, हम उसको बीच में फिर करवा देंगे। लेकिन फ़िलहाल मेरी तरफ से तो शायद मैंने सब कुछ करवा दिया। हिंदी करेंगे ओवर, फिर हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे, पेपर करेंगे, तो बीच में अब मैं इसका पेपर कराना स्टार्ट करूँगी, क्वेश्चंस करवाऊँगी। फ़िलहाल के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा एक 25 नंबर का जो सब्जेक्ट है हिंदी का, वो आज यहाँ पर हो जाएगा समाप्त। मैं इसको पूरा करवा दी हूँ। शायद ये 20 से 21 क्लास हो रही है। जिन भी लोगों ने नहीं देखा है, 8 सब्जेक्ट की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। 8 सब्जेक्ट मैंने पूरा पढ़ाया है, बताया है, पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज़ वहाँ से देख लीजिए। जिन भी बच्चों ने नोट्स नहीं बनाया है, नोट्स बना लीजिए। आपके पास पढ़ने के लिए एक सोर्स होना चाहिए, चाहे वो आपके पास मेरे द्वारा जो नोट्स मिल रही है टेलीग्राम पर, आप वहाँ पर आपको परचेज़ करना होगा, आप वहाँ पर परचेज़ करके लीजिए। चाहे आपके पास बुक हो, किसी भी पब्लिकेशन की हो, चाहे आप यहाँ से खुद से वीडियोस देख देख के नोट्स बना रहे हैं। 3 ही सोर्स है पढ़ने के, तीनों में से कोई सोर्स होना चाहिए। अगर आपके पास सीरीज़, आप सिर्फ सीरीज़ से पढ़ाई कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स जैसा फिर आपको उचित लगे, क्योंकि सीरीज़ में कम दिया रहता है, सीरीज़ में सारी चीज़ें नहीं दी रहती हैं। तो कोशिश करिए कि कोई ना कोई एक सोर्स ज़रूर आपके पास होना चाहिए। तो ये रही जानकारी जो मुझे आपको देनी थी। बाकी फिर आप समझदार हैं, जैसा आपको उचित लगे। चलिए देखते हैं क्या पढ़ना है। ये जो लास्ट चैप्टर था उसका नाम है लेखन शिक्षण की विधियाँ। जो बच्चों को लिखना सिखाने के लिए हमने टेक्निक या तरीके को इस्तेमाल किया, वो सारी विधियों से कल मैंने आपको अवगत कराया, उनके बारे में पूरी डिटेल दी और बताया। आज मैं कुछ और टॉपिक इन्हें बचे हुए उनको मैं पूरा कवर कराऊंगी और ये हिंदी यहीं पर ओवर करूंगी। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए फटाफट फटाफट, जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया पहले लाइक करिए, फिर मैं आगे चल रही हूँ, तब तक मैं पहुँच जाऊँगी अपने टॉपिक पे। चलिए फटाफट जाइए, डू इट फास्ट, पहले लाइक करके आइए। आप लोग सारे लोग फटाफट आ जाओ। आज का जो मेन टॉपिक है जिसमें हम बात करने वाले हैं वो है लेखन शिक्षण, लेखन कौशल में कठिनाइयाँ। जब आप इन विधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें पढ़ा रहे हैं, तो दिक्कतें तो आती ही हैं। चाहे वो हम कोई चीज़ लिखें तो भी दिक्कत आएगी, या हम कोई चीज़ पढ़ें तो भी दिक्कत आएगी। दिक्कत होनी ही होनी है। तो उन दिक्कतों को पहले हम जानें कि ये दिक्कत होगी, बच्चे को यहाँ पर दिक्कत आएगी। अब उसका सल्यूशन हम कैसे निकालेंगे वो हमें यहाँ पर जानने को मिलेगा। अब आइए मैं आपको एक एक पॉइंट बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। चलिए, छात्रों में लेखन कौशल विकसित करने में निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब हम बच्चों के अंदर लेखन कौशल को डेवलप करते हैं, हम चाहते हैं कि उनके अंदर लिखने की वो क्षमता डेवलप हो जाए, तो हमें कुछ डेली कुछ ना कुछ, क्योंकि अलग अलग बच्चे हैं, सबके सोचने का तरीका अलग है, सबके विचार, कोई लेफ्ट हैंड से लिखता है, कोई राइट हैंड से लिखता है, कोई तेज़ लिखता है, कोई धीरे लिखता है, कोई कर्सिव लिखता है, कोई सीधा लिखता है, कोई खड़ा लिखता है, सबके लिखने का अलग अलग ढंग है। तो हमको सबके साथ थोड़ी थोड़ी कोई ना कोई दिक्कतें आती हैं, तो हमको सबका निवारण करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक शिक्षक कहलाएंगे वहाँ पर। तो आइए मैं आपको उन चीज़ों को बताती हूँ कि दिक्कतें वहाँ पर आपको क्या मिलेंगी। और ये मिलेगा आपको जब आप टीचिंग करने जाएंगे, तो आप इस चीज़ को वहाँ पर ज़रूर देख के आएंगे कि ऐसी दिक्कतें हो रही हैं। आइए, पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है? पहला पॉइंट है कि छात्रों को लिखते समय कलम कैसे पकड़ानी चाहिए, कैसे पकड़ी जाए, या भी नहीं आता, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं आता।
जब वो छोटा बच्चा पहली बार स्कूल में आता है तो उनको ये भी नहीं पता रहता है कि कलम कैसे पकड़ाई जाए। इसीलिए अक्सर शुरुआत में क्या होता है कि घर पर जब बच्चा तो थोड़ा सा हल्का सा, जब 4 साल के बाद जाता है पढ़ने, तो पेन पेंसिल को थोड़ा जानता रहता है, क्योंकि माँ बाप जो है खेल खेल में ही पेन पेंसिल कॉपी फाड़ने फूड़ने के लिए ले आते हैं, या माँ बाप भी कुछ करते रहते हैं तो बच्चे जाते हैं उनके सामने हाथ फैला देते हैं। देखा है आप लोगों ने, रियल लाइफ का अनुभव देखा करिए। मैं हमेशा पढ़ाते हुए रियल लाइफ का एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि आप उस चीज़ को समझेंगे। जैसे आप अभी कोई चीज़ लिख रहे हो, आपके घर में 1 1 2 2 साल का बच्चा अगर है, तो वो आप अगर कुछ लिख रहे हैं, एक दिन लिखेंगे कुछ नहीं, या तो पहले तो आपकी पेंसिल या पेन आपको वो छीनेगा, ठीक है। आप जिस कॉपी में लिख रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं, वो भी उसको पकड़ के हिलाने गोचने फाड़ने का प्रयास करेगा। बाद में आप उसको समझाएंगे नहीं बेटा नहीं, तो वो क्या करेगा, अपना हाथ फैलाएगा आपके सामने और उसके हाथ में आपको कहेगा लिखने के लिए। करते हैं कि नहीं बच्चे? अक्सर करते हैं। जब आप लिखने बैठते हैं तो वो पहले अपना दोनों हाथ फैला देते हैं कि मेरे हाथ में लिखो। तो ऐसा बच्चे करते हैं, तो बच्चे उसी टाइम पर थोड़ा पेन पेंसिल से वो अवगत हो जाते हैं कि ये पेन पेंसिल है, कुछ ऐसा होता है। तो जब बच्चा पहली बार जाता है तो उसको पेन पेंसिल कुछ पकड़नी आती ही नहीं रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले दिक्कत क्या होती है कि जब उन्हें पेंसिल नहीं पकड़नी आ रही, तो हम उनको लिखना कैसे डायरेक्ट बताएंगे। अभी तो हमको पहले उनको पेंसिल पकड़ना सिखाना होगा ना, क्योंकि पेन पेंसिल पकड़ने का अपना तरीका है। बच्चे गलत पकड़ लेते हैं, गलत तरीके से पकड़ लेते हैं। आइए, दूसरी बात क्या है कि लिखते समय बैठने का सही ढंग क्या है, क्योंकि बच्चा जब घर में है तो कभी टेढ़ा, कभी लेट के, कभी खड़े हो गए, कभी बैठ के, कभी दीवार पे, कभी यहाँ कभी वहाँ। बच्चे ऐसे क्या करते हैं, घर पेंसिल पाते हैं, कलर पाते हैं, या कोई और सामान पाते हैं, कुछ भी पाते हैं, तो वो जाके तुरंत दीवार पे घोंसने लगते हैं। जिस दिन से वो थोड़ा पकड़ने लगते हैं पेन पेंसिल को, वो उनकी सारी ड्राइंग दीवारों पे होती है, घरों की दीवारों पे होती हैं, ठीक है। तो उसमें बच्चा को कोई ढंग तो रहता नहीं कि मुझे बैठ कर लिखना। अब जब स्कूल में गए हैं तब तो बेंच पे प्रॉपर तरीके से बैठ के सही से लिखना होगा, क्योंकि बेंच और जो डेस्क होती है जिसपे कॉपी रखते हैं, बेंच जो होती है, दोनों में एक दूरी होती है ना। तो उसमें बच्चे वहाँ पे एक तो स्ट्रिक्ट रूल रहता है, सीधे बैठो, सीधे बैठ के लिखो। घर में तो ऐसा कोई रूल रहता भी तो कौन मानता है, कोई नहीं मानता है। तो वो चीज़ें वहाँ पर उनको फिर बैठने का ढंग ही नहीं पता होता है। छात्र इसे ही नहीं जानते। सामान्यतः देखा गया है कि छात्र जो गलत लिखते हैं ना, वो बैठने के ढंग से ही गलत, क्योंकि जब आप गलत बैठ के लिखो करोगे तो फिर वो गलत लिखाएगा ना, सही सही नहीं। इसका जो एक गलत प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव, वो आपके लिखने में पड़ता है, ठीक है। आपको सीधा लिखाया जाएगा तो आप आड़ा तिरछा टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाओगे, क्योंकि आप सही से बैठे नहीं हो, सही से कार्य नहीं कर रहे हो। तो आपको हर एक चीज़ को देखना पड़ेगा। और इतने सारे बच्चे हैं, एक को डांटोगे तो एक टेढ़ा हो जाएगा, एक को डांटोगे तो एक टेढ़ा हो जाएगा। अक्सर करते हैं, यही होता है। बच्चे इतने भोले रखते हैं कि उन्हें मारने का भी नहीं मन करता। आप मार भी नहीं सकते, अलाउ भी नहीं है। फिर छोटे बच्चे हैं, उन्हें क्या ही मारो। तो ऐसा चीज़ होता है। तो स्कूल में जब जाते हैं तो दिक्कत होती है, तो टीचर भी इन चीज़ों को देखना पड़ता है। तो क्योंकि अब दिक्कतें हैं, अब हमें लिखना सिखाना है, हमें होमवर्क दिया गया, हमें खुद एक दायित्व दिया गया, बच्चों को आप लिखना सिखाओ। तो हम यही सब करेंगे ना, कैसे सिखाएंगे हम? तो हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कैसे उनको सिखा दें। आगे आइए, फिर देखिए, असुंदर लेखन का एक कारण अभ्यास का अभाव है। फिर मान लीजिए आपने उनको पेंसिल पकड़ना सिखा दिया और धीरे धीरे लिखने लगे। अब असुंदर लेखन, कोई बच्चा उसी जगह होता है जो अच्छी अच्छी राइटिंग लिखता है, खूब प्यारी साफ सुथरी एकदम क्लियर, गोश्ता पोस्ता बहुत नहीं, काटता पिटता नहीं, तो कितना साफ लिखता है। और उसी जगह कुछ बच्चे होते हैं इतना लीपा पोती किए रहते हैं, इतना गलत गलत, इतना टेढ़ा मेढ़ा, कुछ एकदम सटा सटा के लिखेंगे तो समझ में नहीं है, कुछ इतना दूर दूर लिखेंगे कि वो पूरी कॉपी भर जाएगी। तो उनको सब कुछ, क्योंकि अब होता किस कारण से, क्योंकि लिखते नहीं। जब स्कूल में लिखाया जाएगा वही लिखेंगे, नहीं तो घर पर जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को होमवर्क उनके पेरेंट्स कर देते हैं, ताकि मेरे बच्चों को मारा ना जाए, डांटा ना जाए। तो ये भी एक गलत बात है, तो अभाव हो जाता है। जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमेशा हम खराब लिखेंगे, तो ऐसा होता है। जब कभी हम भी देखें महीना 2 महीना हो ज़्यादा नहीं लिखते, जैसे मेरा काम है, मेरा बहुत लिखना नहीं रहता है, हमको कोई कुछ लिखना ही नहीं, बहुत कम लिखना रहता है। आप लोग की भी नोट्स हम ऑनलाइन बनाते हैं, इसीलिए हम नोट्स नहीं बनाते इस तरह लिखने वाली। फिर हम जो अपना काम करते हैं वो सारा दिन कीबोर्ड और लैपटॉप से करते हैं, तो मेरा खटखटाता मेरा उंगली चलता रहता है, तो हम लोग लिखते नहीं। अब जब कभी सडनली लिखना पड़ता है तो इंग्लिश तो पढ़ते हैं तो लिख देते हैं, लेकिन हिंदी में कभी कभी क्या होता है कि खुद का भी नाम गलत हो जाता है। आदत नहीं है, छूट जाती है, वो हाथ ही नहीं चलता है, ठीक है। लेकिन इसलिए आपको कहती हूँ कि आप भी जो है लिखने का खूब प्रयास करिए। फिलहाल लिखना है, लिख लेते हैं, कर लेते हैं, बट ये है कि तुरंत तुरंत जो है वैसा होता है। तो यही रीज़न है कि जब हम बड़े हैं, हम ऐसा करते हैं, तो छोटे बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है, उन्हें तो बिल्कुल नहीं आता रहता है, ठीक है। आगे आइए, तो ये इतनी दिक्कतें थी जो आप बच्चे को जब लिखने वाला कौशल सिखा रहे हैं, तो मेनली ये 3 दिक्कतें हर एक विद्यालय में हर एक टीचर को देखनी पड़ती हैं, क्योंकि सभी बच्चों में पाई जाती है। अब इतना मैंने आपको बता दिया, अब आगे आइए। अब यहाँ पर है लिखना, जब आप सिखा रहे हो तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी।
अब ये बातें मतलब एक प्रकार से बातें, यहाँ पर प्रश्न आएगा लिखना सिखाते समय अध्यापक को किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। 2 नंबर के प्रश्न आपको बनेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये निवारण भी है एक प्रकार से और सोल्यूशन भी है, ये ध्यान रखने वाली बातें भी हैं कि आप इन पे ध्यान रखो, फिर आप बच्चों को सही सिखा देंगे और बच्चे सही लिखना भी सीख जाएंगे जो आप सिखाना चाहते हैं। आइए मैं जूम कर रही हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है, बैठने का ढंग। ठीक है, बैठने का ढंग। बैठने के ढंग पे आप अगर काम करोगे तो बच्चे पहले ढंग से अगर प्रॉपर बैठने लगेंगे तो लिखेंगे भी। लिखते समय रीढ़ की हड्डी सीधी, जो आपकी बैकबोन होती है वो हमेशा लिखते समय सीधी होनी चाहिए। झुक कर लिखने की आदत ना पड़े, उनको ऐसा सिखाना है कि वो, क्योंकि लिखना बहुत पड़ेगा तो झुक कर बिल्कुल भी ना लिखें, उनकी रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी हो, नहीं तो लिखना सीखने के चक्कर में शरीर के लिए खराब हो जाएगा, हड्डी मुड़ जाएगी, कुबर टाइप का निकल जाएगा। इसलिए लिखते समय हमेशा आपकी सीधी रीढ़ की जो हड्डी हो एकदम स्ट्रेट हो और झुककर लिखने की आदत जिससे कि ना पड़े। अभ्यास पुस्तिका, पहला पॉइंट, रुको थोड़ा छोटा कर दो दिखता रहे, मैं इसे हाईलाइट करना भूल गई थी लेकिन इसे दोबारा दिखा दे रही हूँ। आप लोग अपनी क्वालिटी को ज़रा इंक्रीज़ कर लिए, 360 के ऊपर देखिए, 2 ही क्लास चल रही है तो इतना अपना नेट मत बचाइए और प्रॉपर देखिए तो सही दिखेगा। अभ्यास पुस्तिका की आंखों से दूरी। अभ्यास पुस्तिका मतलब जो किताब है उसकी और आपके आंखों के बीच की दूरी भी सही तरीके से ध्यान में रखनी होगी। अभ्यास पुस्तिका को आंखों से लगभग 1 फुट की दूरी पर रखना चाहिए। अब 1 फुट की दूरी, छोटे बच्चों से जो किताब है और आँख, छोटे बच्चे की आँख के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 1 फुट होना चाहिए। अब आपको एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा कि अभ्यास पुस्तिका बच्चों के आंखों से कितनी दूर पर रखना चाहिए, 1 फुट, 2 फुट, 4 फुट, 5 फुट, तब आप टिक करेंगे 1 फुट। तो ये आपको बहुविकल्पी में भी बन जाएगा, इसीलिए आपको बता दिया। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, इम्पॉर्टेंट है। आप लोग के कॉलेज में, जहाँ आप लोग कॉलेज एडमिशन लिए होंगे वहाँ पर यूनिट टेस्ट होगा आप लोगों का, होता है, हर जगह होता है, देना भी चाहिए, हम लोगों ने भी दिया था, आपको भी दिया, क्योंकि उसके बेस पे इंटरनल नंबर देते हैं। ठीक है, और कॉलेज वालों के हाथ में 400 नंबर रहता है, ध्यान रखिएगा, 800 का पेपर रहेगा, 400 उनके हाथ में रहता है, इसलिए कॉलेज वालों से ना फाइट करिएगा ना बहस करिएगा और उनसे प्यार पूर्वक रहेगा, क्योंकि उनके हाथ में नंबर बहुत रहता है प्रैक्टिकल का, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसलिए जो यूनिट टेस्ट होगा उसको देने सभी लोग जाइएगा, क्योंकि उसके बेस पे वो नंबर आपकी क्या लिखे हो, कितना पढ़े हो, क्या करे, उसकी बेस पे वो इंटरनल नंबर कहीं कहीं देते हैं, कहीं कहीं नहीं देते, कहीं कहीं देते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि सारे कॉलेज का रूल अलग होता है। फिर देखो, कलम पकड़ने की विधि। तो पहली विधि क्या थी, बैठने का ढंग। दूसरी क्या थी, आंखों से दूरी, अभ्यास पुस्तिका की बुक की आंखों से दूरी का डिस्टेंस। फिर कलम पकड़ने की विधि। अब तीसरी बात आती है कि आपको बच्चे की जो कलम पकड़ने की विधि उस पर ध्यान देना है। पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम को पकड़ कर रखने से अंगूठे से पकड़ना चाहिए। ठीक है, जैसे हम पेन पकड़ते हैं ना, कैसे पकड़ते हैं, पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम को रख कर अंगूठे से पकड़ना चाहिए। कलम की निब को लगभग 1 इंच की दूरी पर, मतलब 1 इंच ऊपर पकड़ना चाहिए। अब ये 1 इंच का प्रश्न आपको बहुविकल्पी में बन जाता है। बनेगा प्रश्न, कलम की निब को कितने इंच पर पकड़ना चाहिए, कलम को बच्चे को कितने इंच पर पकड़वाना चाहिए, 1 इंच, 2 इंच, 5 इंच, 3 इंच, ऐसे बनेगा। तब आपको 1 इंच पर टिक करना होगा। 1 फुट और 1 इंच दोनों बहुविकल्पी बन जाने की चांसेस रहती है, ध्यान रखिएगा कि बन जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर क्या है, पढ़ना। अब चौथा पॉइंट है पढ़ना। लिखने के साथ साथ पढ़ना भी हो, नहीं तो लिखना निरर्थक हो जाएगा। अब आप जब बच्चे को लिखवा रहे हैं तो जैसे सुलेख बच्चे लिखते हैं तो आप बोलते हैं वो सुनते हैं लिखते हैं, ऐसे तो कोई चीज़ लिख रहे हैं। जैसे आप कभी कभी होमवर्क भी दिया जाता है कि चैप्टर को भी पढ़ के आना और पढ़ने के साथ साथ जो है 2 पेज राइटिंग भी लिख के आना, मिलता है ना, कि 2 पेज इंग्लिश में राइटिंग, 2 पेज हिंदी में राइटिंग, और जो चैप्टर आपने लिखा है उस चैप्टर को पढ़ के भी आना। तो लिखने के साथ साथ आपको पढ़ना भी आना चाहिए, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कार्य है। क्योंकि अब पढ़ना, अब आप सोचो कि बात तो लिखने की हो रही है तो पढ़ना क्यों, पढ़ना फ्रेंड्स इसलिए, अगर आप सही उच्चारण करेंगे तभी आप सही वर्तनी लिखेंगे, तो आपके लिखने की वो अभ्यास वाली जो कला है वो भी हो जाएगी और सही से सीधे सीधे आपकी वर्तनी भी सही हो जाएगी। लेकिन वर्तनी सही तब होगी जब आपको उच्चारण सही होगा, उच्चारण सही तब होगा जब आप पढ़ेंगे। तो ये बात आप लिंक कर पाए कि एक यहाँ पर लिंक था तो दूसरी चेन यहाँ पर थी, कैसे कैसे सब एक दूसरे के पास सब लिंक है। ध्यान रखिएगा, बात को समझने का प्रयास करिएगा कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ। आइए, उपयुक्त वातावरण। सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि कक्षा में आप लिखने का या पढ़ाई का उस तरह का माहौल बनाइए। अब आपके घर में कोई फंक्शन पड़ा और आपको अब एग्ज़ाम है तो मजबूरी ही देना पड़ेगा, नहीं एग्ज़ाम होगा तो क्या कोई पढ़ेगा। अगर आपके घर में कोई फंक्शन पड़ा है और एग्ज़ाम होगा तो आप इधर उधर या किसी के यहाँ जाके पढ़ेंगे करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम नहीं होगा तो क्या आपका मन करेगा पढ़ने का, कभी नहीं करेगा। तो वही चीज़ है कि आप चाहे स्कूल में पढ़ाओ, घर में पढ़ाओ, कहीं पढ़ाओ, आपको वो इन्वायरमेंट उनको देना पड़ेगा।
ठीक है। इन्वायरमेंट उनको देना पड़ेगा, समय समय स्थान आदि को उपयुक्त शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। फिर टीचर को भी क्लास में वैसा इन्वायरमेंट बनाना चाहिए कि सारे बच्चे पढ़ें, कोई बातचीत ना करे प्रॉपर तरीके। जैसे मैं आपको मना करती हूँ कि मैं आपके यहाँ पे जब क्लास ले रही हूँ दिन भर, तो आप अपने काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो कम से कम जब आप मेरे साथ यहाँ पर आधे आधे घंटे की क्लास ले रहे हैं तो चुप मार के शांति से पढ़िए। आपको चीज़ें बताई जाती है, बट आप लोग लग जाते हैं आप कहाँ से हो, किसके यहाँ से। कोई किसी को ना जानेगा, ना कोई किसी के यहाँ जाएगा, ना कोई किसी से मतलब रखेगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा अगर सब पास हो गए तब तो अच्छी बात है, तो आराम से आप लोग दोस्ती यारी चलेगी। नहीं पास हुए तो एक दूसरे से बात करना बंद कर दोगे, सीधी सी बात है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि पहले अपने काम पे फोकस करिए। काम इंपॉर्टेंट है, समय हाथ से निकल जा रहा है, टाइम फ्लाई। ठीक है, बाकी आपकी जैसी इच्छा, मैं कुछ नहीं कहूँगी। आप लोग को बहुत प्यारे हैं, आप लोग इतना अच्छे हैं, आप लोग का जैसा आपका मन करे। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं सुडौल अक्षर। अक्षर सुडौल में क्या बात है, अक्षर को सुंदर बनाने का प्रयत्न करें। मतलब जैसे अब का है तो नॉर्मली का लिखिए भाई। अब ऐसे 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 कोई का लिखेगा, खा है तो आप खा बनाइए ना। अब एक यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे, ऐसे तो ये तो रॉ पढ़ा जाएगा। तो यही है सुडौल अक्षर, मतलब जो जिस रूप में है उसको आप उसी रूप में व्यक्त करो। अक्षर को सुंदर बनाने का प्रयत्न करें। अक्षर पूरे लिखे जाए तभी वो सुडौल, जब अक्षर पूरा लिखा जाएगा तभी वो सुडौल होगा। अब बात कर लेते हैं सातवां बात जो ध्यान रखनी है, सिरोरेखा। जो ये ऊपर की लाइन होती है उसको सिरोरेखा कहते हैं। सिरोरेखा से आप क्या समझते हैं, एक नंबर का प्रश्न आपको डायरेक्ट बनता है, क्योंकि बच्चे ऊपर की लाइन जानते, सिरोरेखा जानते ही नहीं है। ठीक है, मैं भी नहीं जानती थी फिलहाल, जब डीलेट में आई तब पता चला कि अरे ये ऊपर वाली लाइन को सिरोरेखा कहते हैं। सिरोरेखा अक्षर का आवश्यक अंग है, सभी अक्षरों का क्या बहुत आवश्यक अंग होता है, अतः इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि आप जैसे कल लिखिए, अब कल लिख के ऐसे छोड़ दे, लग रहा है ना कुछ अधूरा है, तो कल ला लिख रहा है। अब ऐसे आप कर देंगे तो कल एक शब्द पढ़ा जाएगा ना, तो इसीलिए। ठीक है। आइए, ये 8th पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वैसे इसमें सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको लिखने को आएगा, 100% आएगा। ये चैप्टर सारे चैप्टरों में से बहुत बहुमूल्य है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रश्न आपको लेके आएंगे। अब आइए बात कर लेते हैं बाएं से दाएं। सभी वर्ण को, वाक्यों को लिखने का क्रम बाएं से दाएं होना चाहिए। ये आपको बहुविकल्पी में बनता है, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो यहाँ से शुरू करते हैं ना, करते कि नहीं करते हैं हम लोग, लेफ्ट से राइट जाते हैं ना, लिखते तो दाएं हाथ से हैं, राइट हैंड से लिखते हैं, बट शुरुआत तो हम लेफ्ट इधर से करते हैं, लेफ्ट साइड से करते हैं, राइट जाते हैं। तो वही है, लिखने का ढंग क्या होना चाहिए, बाएं से दाएं। ये हम बाएं से दाएं लिखते हैं। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं सीधी लिखाई। अध्यापक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वर्णों की खड़ी रेखा तिरछी रेखा ना हो जाए। जैसे अब का लिखना है फ्रेंड्स, तो का ऐसे लिखा जाता है। अब कोई का ऐसे अगर लिखेगा तो ये का बनेगा, लाइन तो टेढ़ी हो गई। तो किस अक्षर में कौन सी सीधी लाइन है, क्या कैसे, इसको ध्यान रखना होगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे आइए, 10th पॉइंट देखिए, नमूना उपयुक्त हो, मतलब अध्यापक द्वारा बनाए गए अक्षर या मॉडल आदर्श हों जिसके आधार पर लिखे सके। जैसे छोटे बच्चों को वो गत्ते के ऊपर का को काट के, या थर्माकोल के ऊपर का खा को काट के बनाया गया था, तो उसका जैसा आकार हो वो सही होना चाहिए। जो आप उनको दिखाकर, मतलब जिसको आप एक मॉडल के रूप में दिखाकर कार्य कर रहे हैं, वो चीज़ सही होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 11th पॉइंट। यहाँ पर क्या है, लिपि प्रतीक। अनुस्वार, विसर्ग, हलंत, मात्राओं का प्रयोग सावधानी से रखना चाहिए, क्योंकि आप अगर अनुस्वार और हलंत इन सब का, विसर्ग का नहीं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ नहीं लगाएंगे, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ लगा देंगे, तो सब उल्टा हो जाएगा। तो छोटे छोटे ये जो अनुस्वार और विसर्ग हैं, जैसे अब चांद लिखना है तो चांद तो ऐसे लिखते हैं ना, अब आप मत लगाइए। ठीक है, आपको ऐसे क्या कहते हैं, कुछ और भी लिखना है, बहुत सारे शब्द होते हैं आपको, जैसे आँख आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख देंगे, क्या ये सही माना जाएगा, नहीं ना। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पर क्या लगाना है, कैसे क्या करना है। तो ध्यान है, माँ लिखते हैं आप ऐसे माँ लिख देंगे, सही है नहीं, आपको लगाना होगा, कार्य करना होगा ना। आपको कहाँ पे अनुस्वार, कहाँ पे विसर्ग, कहाँ पे हलंत लगाना है, आपको नमा लिखना है, तो आपको समझना होगा ना कि कहाँ पे आपको हलंत लगाना है, क्या करना है। तो जब आप इस चीज़ को नहीं करेंगे, इसका प्रयोग नहीं करेंगे, तो आप जो चीज़ लिखना चाहेंगे उसका अर्थ ही नहीं क्लियर होगा, वो बात आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, अभ्यास क्या है, लिखना एक कला है। जी हाँ, लिखना, पढ़ना, सब कुछ, सारी चीज़ें ये कलाओं से भरपूर है। अतः बौद्धिक और मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए अभ्यास ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। मानसिक स्तर का विकास होगा, बौद्धिक स्तर का विकास होगा, आपको उनका अभ्यास ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो किसी स्तर प्राथमिक में हो या उच्च में हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हो गया, सभी को समझ में आया। चलिए, जिन्होंने लाइक नहीं किया पहले जाके आप लाइक करके आइए। चलिए, डू इट फास्ट। आप लोग के लाइक कम नहीं होने चाहिए, मेरी मेहनत कम नहीं हो रही तो आपकी भी उधर से सपोर्ट नहीं कम होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। अब बात कर लेते हैं कि अब यहाँ पर देखिए, जो अभ्यास है ना,
इसको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है, सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख। आपसे प्रश्न बनता है सुलेख क्या होता है, अनुलेख क्या होता है, श्रुतलेख। आपको ज़्यादातर जो प्रश्न बनता है वही अनुलेख और श्रुतलेख से 2-2 नंबर या 1-1 नंबर की परिभाषा आ जाती है। श्रुतलेख क्या होता है, अनुलेख क्या होता है, आपको बताना पड़ेगा। अब मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगी, ध्यान रखिएगा। सुलेख तो फ्रेंड्स आप जानते ही हैं ना। सुलेख को परिभाषा है, सुंदर लेख को सुलेख कहते हैं। जो सुंदर सुंदर लेख होते हैं उनको हम सुलेख कहते हैं। लिखना सिखाते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लिखावट खराब ना होने पाए। सुलेख शिक्षित व्यक्ति का एक आवश्यक लक्षण होता है। आप जब लिखना सिखा रहे हैं तो आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि जो लिखावट है वो खराब ना होने पाए, टेढ़ी मेढ़ी ना होने पाए। जो लिखना चाह रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं वो सही हो और सही तरीके से हो, तो वो चीज़ें अच्छी होती है। क्योंकि आप जो लिखो कम से कम स्पष्ट हो, उसका अर्थ निकले, तो वो होता है सुलेख। सुलेख वही डिक्टेशन जिसको टीचर बोलता है और हम उसको कॉपी में लिखते जाते हैं, ठीक है। सुलेख तो यही है। या तो आप सुलेख ये भी समझ सकते हैं कि आप बुक से देख कर करिए। अनुलेख क्या है? सुंदर लिखावट के प्रतिलेख या अनुलेख का भी आश्रय है। अनुलेख का अर्थ होता है लिखावट के पीछे या बाद लिखना। अनुलेख के लिए अभ्यास पुस्तिका को प्रथम पंक्ति में मोटे और सुंदर ढंग के अक्षर, शब्द और वाक्य लिखे होते हैं, जिनके नीचे की पंक्तियां रिक्त होती हैं, और इस विधि में छपे हुए अक्षर को नीचे देखकर स्वयं अक्षर बनाना होता है। अनुलेख की प्रारंभिक कक्षाओं में विशेष महत्व होता है। कक्षा 3 में अनुलेख का अभ्यास करना चाहिए। मतलब जैसे आप एक किताब वाली नहीं आती है कि आपको ऐसे का लिखा है तो उसके नीचे आपको एक लाइन पूरी खाली होगी, तो आप उसमें का का फिल करते हैं, नहीं छोटे बच्चे करते हैं, तो वही चीज़ है अनुलेख। अनुलेख का मतलब होता है एक प्रकार से नकल करना, हूबहू उस चीज़ को देखकर करना, ठीक है। चाहे वो मतलब वो बोल रहा जा रहा है तो, या श्याम पट पर लिखा है तो, किताब में लिखा है तो। श्रुतलेख क्या होता है? श्रुत का मतलब होता है सुनना। श्रुतलेख का मतलब है सुना हुआ लेख। इस विधि में अध्यापक बोलता जाता है और छात्र उसको सुनकर अभ्यास पुस्तक या तख्ती पर लिखता है। ये होता है डिक्टेशन, ठीक है। ये वाला नहीं, ये डिक्टेशन। श्रुतलेख जो होता है जो टीचर बोलते हैं, इमला जिसको कहते हैं, ठीक है। तो श्रुतलेख का क्या मतलब है कि जो टीचर बोलते हैं हम उनको सुन सुनकर अपनी किताब पे लिखते हैं। श्रुतलेख के अंदर लिखावट का महत्व नहीं होता है, सिर्फ वो जो वर्तनी होती है उनको ध्यान में रखा जाता है। वर्तनी समय, क्योंकि जब जब कोई डिक्टेशन बोलता है तो हम क्या करते हैं, हमारा जैसे गलत होगा तो काट दे, गोला गोला बना देते थे ना, पहले होता था कि नहीं? बहुत समय पहले तो ये गलत हो गया, कितना गलत हो गया, इतने में से इतना नंबर मिला, डिक्टेशन बोला था, चलो इमला बोलते हैं, ऐसा पहले होता था, ठीक है। तो उसको वही जो है श्रुतलेख कहते हैं, यानी कि सुनकर लिखना। तो आपको ये तीनों लेख मैंने आपको बता दिया। फ्रेंड्स ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है श्रुतलेख वाला, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और ये अनुलेख भी, ये दोनों ज़्यादा पूछा जाता है, आपको लिखने के लिए आएगा, 100% आएगा, 101% आएगा। अब तो विश्वास करो, ठीक है। चलिए फिर आज की ये हिंदी होती है हमारी ओवर यहीं पर। मैंने आपको हिंदी का सिलेबस ख़त्म कर दिया। टेंशन, ये आई हैव डन इट। मैंने आपको हिंदी पहले दिसंबर में ख़त्म करवा दिया और इसी दिसंबर में आपको संस्कृत भी ख़त्म करवा दूंगी। 25-25 नंबर के 2 पेपर मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। अब इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो फिर जो सारी क्लासेस है वो टाइम टेबल के हिसाब से 2 दिन वो 2 दिन वो 2 दिन करके आराम से 6 दिन है बांट के आराम से करवा देंगे। बेफिक्र रहिए, मेरे पर विश्वास करिए, क्योंकि आपका विश्वास किसी के ऊपर बनाए रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप समझदार हैं, आप बड़े हैं, तो एक फेथ के साथ चैनल से जुड़े रहिए, डेली टाइम पर आइए, क्लासेस अपनी करिए। नहीं टाइम मिल रहा है उस समय तो आप जब भी आपको टाइम मिले ज़रूर से ज़रूर देखिए। एक पंक्चुअलिटी बना लीजिए कि क्लास अगर आज हुई है तो हम उसको देख कर ही अपना काम करेंगे। तो आपको जब भी टाइम मिलता है उसको आपको देख के अपने सुचारू रूप से कार्य करिए, नोट्स बनाइए। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और भी दिक्कत होती है मुझे मेल करिए, हम तब भी आपको रिप्लाई करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, फिर इसी के साथ आपको हिंदी यहीं पर हम कर दिए हैं ओवर। कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइएगा, कोई टॉपिक अगर छूटा है तो भी आप मुझे बताइएगा, हम उसको भी आपको ज़रूर से ज़रूर करवा देंगे। मिलते हैं फिर अब कल हम मिलेंगे फिर इसी टाइम पर 4 बजे और 5 बजे आपकी 2 क्लासेस होगी। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।